ओके, नाउ सीएसएस बेसिकली क्या है हमारे पास? इट्स अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट. CSS stands for cascading style sheet. The primary purpose of CSS is designing. HTML में जब हमने बात की थी तो लास्ट वीक जो HTML का सारा काम है हमारे पास वो स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंटेंट. Whenever we talk about HTML, we say कि यार HTML से हम डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं. ठीक है, डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं. कहाँ हेडिंग आएगी, कहाँ पैराग्राफ आएगा, कहाँ लिस्ट आएगी, कहाँ लिंक आएंगे, क्या चीज होगी, ये स्ट्रक्चरिंग कहलाती है. हम HTML से वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर करेंगे. CSS भाईजान से हम वेबसाइट्स को एक्चुअल में डिजाइन देते हैं. बाय डिजाइनिंग वी मीन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इट. बाय डिजाइनिंग वी मीन द कलरिंग, द थीमिंग, द जितना भी लेआउटिंग है वो सारी हमारे पास अब प्रॉपर तरीके से CSS के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है. तो जो वेबसाइट्स हमारे पास नजर आ रही हैं उसमें HTML से स्ट्रक्चर हो रहा है, CSS के साथ उसमें हम उसकी डिजाइनिंग हो रही है. ब्यूटिफिकेशन जितनी भी है ना, जो कलर, लेआउट्स, आइकॉन्स, मैनेजिंग, कार्ड्स वगैरह, वो सारा का सारा बेसिकली CSS है. ठीक है, तो वो हमें पढ़नी है. उसके अंदर बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम कहते हैं. तो तकरीबन ये 20 के करीब कॉमन प्रॉपर्टीज हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग एज वेल. मैं फिर लैब मैनुअल पे आता हूं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी यूज CSS. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग CSS, तो CSS को यूज करने के लिए हमें बेसिक एक स्ट्रक्चर चाहिए. फर्स्ट थिंग, CSS अगेन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, टेक्निकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट नाउअडेज द लेटेस्ट वर्जन में थोड़ी सी लॉजिक ऐड की गई है. ठीक है, थोड़ी सी कंडीशनल लॉजिक है CSS के अंदर, लेकिन हम उसको साइड में रखते हैं, आगे चल के आखिरी के कॉन्सेप्ट्स में आएंगे. हम प्राइमरी कहते हैं यार CSS भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. स्क्रिप्टिंग से मतलब ये कि सिंपल जबान में लिखी जाती है, आसान टू रीड है. ब्राउजर का काम है उसको इंटरप्रेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना. ठीक है, जैसा HTML काम कर रही है वैसे CSS करती है. CSS इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं है. CSS इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं है. CSS has to work with HTML. इनफैक्ट CSS बनाई ही इसीलिए गई थी, यार HTML से मैं डिजाइन नहीं कर पा रहा था. मैं कलर्स, मैं आइकॉन्स, मैं पोजीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स जरा कुछ भी नहीं कर पा रहा था. वो सिंपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कर रहा था, एक लीनियर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं. HTML से एक लीनियर स्ट्रक्चरिंग आ रही है, जो चीज पहले लिखी पहले आई, जो बाद में लिखी बाद में आई, जो बाद में लिखी बाद में आई, जो बाद में लिखी बाद में आई. एक सीक्वेंस में एक स्टैक के तौर पे लीनियर फ्लो के साथ कंटेंट चल रहा है. मुझे कोई चीज सामने रखनी है, कोई ऊपर रखनी है, कोई पीछे रखनी है, कोई डिजाइन करना है, वो हम HTML के साथ नहीं कर सकते थे. उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए CSS बनाई गई. नहीं यार, ये HTML के मसले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए नई चीज बनाई गई. तो CSS एक्चुअली HTML के साथ मिलकर चलती है, इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं है. ठीक है, इट्स अ स्क्रिप्टिंग दैट हैज टू वर्क विथ HTML. तो इसीलिए हम कहते हैं यार पहले HTML क्लियर करो. HTML चाहिए चाहिए हर हाल में, पर उसमें अब जो फ्लॉज हैं डिजाइनिंग के एस्पेक्ट के हवाले से, उसको कवर करने के लिए CSS आ जाती है. CSS विल वर्क विथ HTML. ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेट होती है, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है, मिंट में हमारे पास आउटपुट आ जाता है, कोई कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती. डिफॉल्ट फाइल .css है, लेकिन बगैर उसके मैं HTML के अंदर उसको एम्बेड करके लिख सकता हूं. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अब CSS के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है उसके सेलेक्टर्स. सेलेक्टर्स आइडेंटिफाई कि यार मैंने किस टैग पे काम करना है. हमने HTML में बात की कि यार HTML के हिसाब से हर चीज टैग है. एवरीथिंग दैट वी डू विद इन HTML इज फोकस्ड अराउंड टैग्स. यार ये टैग, वो टैग, वो टैग, वो टैग, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग वगैरह वगैरह वगैरह. सही है. CSS क्या करता है? उन टैग्स पे काम करता है. CSS का ये कंसर्न नहीं कि आपने डेटा क्या रखा हुआ है. CSS का कंसर्न है टैग के ऊपर. फर्स्ट थिंग, अब उस कौन से टैग के ऊपर काम करना है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग थ्रू सेलेक्टर्स. तो सेलेक्टर एक कॉन्सेप्ट है CSS के अंदर जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं यार मैंने कौन से वाले टैग के ऊपर काम करना है. क्योंकि HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होंगे. बॉडी का एक टैग है, हेडिंग का टैग है, फिर पैराग्राफ आ रहा है, फिर इमेज आ रहा है, फिर एंकर टैग आ रहा है फॉर लिंक्स, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, ये सारे टैग्स हैं. तो CSS कहता है कि यार मैंने कौन से टैग पे काम करना है. फिर पैराग्राफ के 10 टैग हो सकते हैं. डिव बनाया हमने, 10 डिव टैग्स बना दिए. अब कौन से वाले डिव पे मैं काम करूं? उसके लिए जो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि यार अंडरस्टैंडिंग द सेलेक्टर्स. ठीक है, बेसिकली 4 से 5 टाइप के हमारे पास सेलेक्टर्स आते हैं. सिंपल सेलेक्टर है जिसमें हम टैग का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहां पे हमने क्या किया हुआ है, एक H1 लिखा हुआ है. H1 इज सिंपल सेलेक्टर. अब टेक्निकली H1 एक्चुअली टैग का नाम है.
तो जो टैग का नाम है हमारे पास, जिस टैग पे आप इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसी नाम के ऊपर आपने बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई करना है, वही नाम यहाँ पे आएगा, वो सेलेक्टर बन गया, सिंपल एज दैट। मैंने पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, मैं यहाँ पे पी टैग लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिस्ट के ऊपर टैग लगानी है तो ओएल लिखूंगा या यूएल लिखूंगा, जो भी टैग है। मैंने टेबल के ऊपर सीएसएस लगानी है, मैं टेबल का टैग लिखूंगा। तो सेलेक्टर बेसिकली आपके टैग का नाम होता है, ठीक है। दूसरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर्स है, जिसमें हम एक से ज्यादा सेलेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सूडो क्लास सेलेक्टर्स कहलाते हैं, ये आगे इवेंट्स के अंदर हम यूज करते हैं। ये कुछ बाय डिफॉल्ट क्लास सेलेक्टर्स हैं सीएसएस के अंदर, ठीक है, कि जो आपके एचटीएमएल के ऊपर उठाते हैं और उसके ऊपर सीएसएस का अपना एक सेलेक्टर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउस की मूवमेंट जब हम करते हैं, जब मैं माउस प्रेस करूं तो कुछ इवेंट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी से भी कर सकता हूं, लेकिन अब सीएसएस के अंदर भी ये चीज आ गई है। हम इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं कि जब माउस को किसी के ऊपर हम मूव करें या माउस किसी बटन के ऊपर मूव हो तो उसके नतीजे में कुछ चीज परफॉर्म हो। तो एज यू नोट, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे आप कर्सर मूव करते हैं तो मेन्यू आइटम्स चेंज होते हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं, आइकॉन्स चेंज हो जाते हैं, इमेजेस चेंज हो जाती हैं, इमेजेस फ्लिप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन अगर आप यूट्यूब के ऊपर जा रहे हो तो वीडियो के ऊपर कर्सर होवर करते हो तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। अभी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ कर्सर होवर किया, तो ये हमारे पास कहलाते हैं इवेंट्स। तो सीएसएस के थ्रू भी हम इन इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। उसके लिए सीएसएस की अपनी सूडो क्लासेस हैं। अगेन वी विल डू दैट एज वी गो अलोंग। इसी तरह से सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं। इंडिविजुअली इन तमाम पांचों के ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। पॉइंट इज कीप द माइंड इन सेलेक्टर्स कि यार हमारे पास सेलेक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर। इस बेसिक सेलेक्टर के अंदर हम कहते हैं कि यार अगर मुझे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है सीएसएस, तो मैं क्या करूंगा, मैंने पैराग्राफ का नाम लिखा पी, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और फिर सीएसएस का कोड लिखा। यहां पे जो पी है मेरे पास पैराग्राफ टैग का है, तो ये जो वर्ड पी आया ये एक्चुअली एचटीएमएल के टैग का नाम आया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसमें कोड लिखते हैं सीएसएस का। इसी तरीके से अगर मैंने फॉर एग्जांपल क्लास सेलेक्टर्स लगाने, तो अब मैं टैग लगाने की जरूरत नहीं है, अब मैं डॉट क्लास का नाम दूंगा, ठीक है। अब हम कहेंगे यार अच्छा मुझे अभी सेलेक्टर लगाना है, तो जो एक और टाइप थी हमारे पास क्लास सेलेक्टर की, उसमें क्या होगा कि हम सिंपली डॉट क्लास लगा देंगे। मैं पैराग्राफ डॉट क्लास भी कर सकता हूं, पैराग्राफ या सिंपली डॉट क्लास भी कर सकता हूं। ये दूसरे टाइप का सेलेक्टर आ गया। अब इसका क्या मकसद हुआ, 90% हम इसको इस्तेमाल एक्चुअली करते हैं। 90% ऑफ टाइम you would find you will be using this class selector. Then when we go into bootstrap 100% ये class selector यूज करता है, ठीक है। bootstrap 100% ये class selector यूज करता है। क्लास सेलेक्टर क्या है कि वो कह रहा है यार भाईजान फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पैराग्राफ टैग्स हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 3 पैराग्राफ है। मैं इस पैराग्राफ का फॉन्ट या कलर दूसरा करना चाह रहा हूं, दूसरा पैराग्राफ उसका कलर दूसरा करना चाह रहा हूं, तीसरा पैराग्राफ उसका कलर तीसरा करना चाह रहा हूं, 3 पैराग्राफ तीनों के अलग अलग कलर करना चाह रहा हूं। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन यूज करूंगा एलिमेंट सेलेक्टर, तो जब मैंने पी लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराग्राफ बनाया सब पे वही लगा दो। इस पी पहले वाले का मतलब ये हुआ कि जो आपने स्टाइल अप्लाई करना है, मैं भी स्टाइल्स पर आता हूं, कोड पे मत जाना, आई विल एक्सप्लेन दिस इन मोमेंट। कह रहा है जब पहला वाला कोड आप लगा रहे हो ना, वो सब पे सेम आ जाएगा, तीनों पैराग्राफ पे सेम कलर, सेम फॉन्ट, सेम स्टाइल, सेम बोल्ड, जो भी स्टाइल आप लगाओगे वो सेम आ जाएगा। लेकिन यार मुझे तीनों को अलग अलग करना है, अब कैसे करें, क्योंकि एक पैरा पेज है उसके अंदर बहुत सारे टैग्स हैं। अब हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लास सेलेक्टर यूज करना पड़ता है। क्लास को यूं समझो कि हमने हर टैग को एक्चुअली नाम देना है। टैग पैराग्राफ है, एचटीएमएल में एक ही पैराग्राफ टैग है, जहां भी टेक्स्ट लिखना है मुझे पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करना है, सिंपल एज दैट। और अब मुझे उस पर स्टाइलिंग अलग अलग करनी है, तो हम नाम दे देंगे। हमने कहेंगे यार पैराग्राफ 1 तुम्हारा नाम ए है, पैराग्राफ 2 तुम्हारा नाम बी है, पैराग्राफ 3 तुम्हारा नाम सी है। अब मुझे उस ए के ऊपर अलग स्टाइल लगाना है, बी के ऊपर अलग लगाना है, सी के ऊपर अलग लगाना है। तो जब हमने ए नाम दिया वो कहलाता है क्लास सेलेक्टर। तो हम सीएसएस में आके सिर्फ डॉट लगाएंगे। डॉट बेसिकली प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमन एक ऑपरेटर है। if you have done Java, if you have done C++, if you have done Python, you might have already used dot already. मुख्तलिफ केसेस में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी अगेन प्राइमरी मकसद वही है, इज अ क्लास ऑपरेटर। इट कनेक्ट्स द टैग विथ इट्स क्लास नेम, ठीक है, एक कनेक्शन के तौर पे काम करता है। जावा के हिसाब से बात करें तो क्लास और ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कनेक्ट करता है, कि ऑब्जेक्ट डॉट उसके मेथड्स को, तो कनेक्शन ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा होता है। यहां पे हमारे पास वो काम कर रहा है कि भाईजान ये टैग है, डॉट ये उसका क्लास का नाम है।
तो पैराग्राफ डॉट ए, पैराग्राफ डॉट बी, पैराग्राफ डॉट सी मींस पैराग्राफ उसका ए वाला, पैराग्राफ बी वाला, पैराग्राफ सी वाला, पैराग्राफ ए को कनेक्ट करो, पैराग्राफ बी को कनेक्ट करो, पैराग्राफ सी को कनेक्ट करो। सो यहां पे जो हमने काम किया, ये वाला जो काम था हमारे पास, वो यही सेम चीज हुई। लेकिन सीएसएस में वो ये कह रहा है कि आप ये पैराग्राफ ना भी लिखो तब भी बात ओके, ठीक है। ये जब पैराग्राफ हम ना ही भी लिखें, सिंपली डॉट सेंटर लगाएंगे, तब भी ये उस क्लास को ढूंढेगा कि यार कौन सी टैग का नाम डॉट सेंटर है, मैंने उस पर जाके ये स्टाइल अप्लाई कर देना। सो मुझे अब मैन्युअली वो स्टाइल अप्लाई करने की नौबत नहीं आएगी। बात समझ में आई? ओके, बेसिक आइडिया ये है। अगेन वी विल डू मेनी प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस, होपफुली विल बी मोर क्लियर। तीसरा आईडी सेलेक्टर आ जाता है। आईडी भी हमारे पास एचटीएमएल में एक एट्रीब्यूट आता है आईडी करके, ठीक है। क्लास एक्चुअली हम सेट करते हैं थ्रू क्लास नेम, तो हम क्लास लिखते हैं इज इक्वल्स टू क्लास का नाम दिया, तो मुझे क्लास ए सेट करनी है, क्लास बी, क्लास सी, या फिर एचटीएमएल में एक और ऑप्शन आता है आईडी का, आईडी ए, आईडी बी, आईडी सी में वो भी कर सकता हूं। अगर आप आईडी वाले के थ्रू नाम दे रहे हो, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एचटीएमएल में किसी भी टैग को नाम देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली हम दो चीजें करते हैं, या क्लास या आईडी, ये दो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। या क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी करके लिखते हैं, या हम आईडी ए, आईडी बी, आईडी सी करके लिखते हैं, ठीक है। दोनों इस्तेमाल होते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, पर दोनों का तरीके में फर्क है। अगर आप क्लास यूज कर रहे हो तो आपको बेसिकली अब डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, अब क्लास के लिए डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल हो। अगर आप आईडी यूज कर रहे हो, आईडी के लिए हैश इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी है, मेरी पर्सनल जो एक अप्रोच या राय है, हम आईडी एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं। आईडी का जो एक नाम है वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट यूज करता है, या रिएक्ट जेएस में इस्तेमाल होता है। अगेन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो वहां पे सबसे क्लास जो है ना एक्चुअली सीएसएस में ज्यादा आसानी से समझ में आती है। तो हमने एक जहन मैंने बनाया कि जहां मुझे क्लास यूज करनी है वो मैं सीएसएस के लिए यूज करूंगा, मैं आईडी यूज करूंगा तो मैं जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करूंगा। 99% आप देखोगे वेबसाइट्स में, अगर आपने कोड ऑनलाइन भी लिया, कहीं से भी लिया, उमूमन हर टैग के आगे आईडी ए, क्लास ए दोनों सेम लगाई जाती है, ठीक है। दोनों नाम सेम रखे जाते हैं, आईडी से भी लगा दिया, क्लास से भी लगा दिया। सीएसएस है तो मैं यहां पे डॉट करके यूज करूंगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में उसी टैग को इस्तेमाल कर रहा हूं तो फिर मैं हैश के थ्रू करूंगा, ठीक है। अगर आप उसको सीएसएस के थ्रू भी कर रहे हो तब भी हैश आएगा। ये चीज आप याद रखो, जहां कहीं हजरत क्लास इस्तेमाल होगी वहां पे डॉट ऑपरेटर आएगा, जहां कहीं टैग आएगा वहां पे हैश आ जाएगा। हमने कह दिया ठीक है, ओके। ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, उप्स सॉरी। उसके बाद ग्रुपिंग आ जाती है, सीएसएस ग्रुपिंग। ये चौथा टाइप का सेलेक्टर था जो भी पीछे हमने पढ़ा। चौथे टाइप के सेलेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास एक ही लाइन में आप कॉमा देके 3 से 4 क्लास नेम्स या टैग्स स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ ए था, पैराग्राफ बी था, पैराग्राफ सी था, तीनों को आईडी या क्लास से आइडेंटिफाई किया, पर इनमें मैं तीनों के अंदर कोई बेसिक फॉन्ट जो है ना वो सेम रखना चाह रहा हूं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली वगैरह वगैरह। तो बजाय कि मैं तीनों में ये प्रॉपर्टी रिडंडेंटली हर किसी में अलग अलग डिफाइन करूं, मैंने कलर तो चेंज कर दिया अलग अलग, पर अब मैं फॉन्ट एक ही रखना चाह रहा हूं, तो मैं तीनों को एक साथ एक ही लाइन में लिख दूंगा। तो टैग 1, टैग 2, टैग 3, कॉमा कॉमा कॉमा, ग्रुप बना के हम लिख दें। या अलग अलग टैग्स के ऊपर भी हम सेम कर सकते हैं कि हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, टेबल हो, सबका फॉन्ट एक ही होना चाहिए। समझ में आई? तो आप मल्टीपल टैग्स को भी एक साथ सीएसएस में हम लिख सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, इसको हम कहते हैं सीएसएस ग्रुपिंग। फाइनली यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टैरिक के साथ। स्टैरिक का मतलब कोलपीर, कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है ओवरऑल पूरे वेब पेज के स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। डेंजरस भी है क्योंकि आपके पूरे वेब पेज के लेआउट को तबाह भी कर देगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली फिर हम इसमें बेसिक चीजें रखते हैं। स्टैरिक मींस जितने भी टैग्स होंगे, कोई भी नाम, कोई भी आईडी, कुछ भी हो, कोई मुझे उससे गरज नहीं है, सबके ऊपर अब ये ओवरराइड हो जाएगा, सबके ऊपर अब ये ओवरराइड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगेन फॉन्ट, मैं चाह रहा हूं मेरे पूरी वेबसाइट के अंदर एक कंसिस्टेंट सिंगल फॉन्ट होना चाहिए। जितने भी टेक्स्ट आएंगे, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स जो भी होंगे, कंसिस्टेंटली मुझे सेम फॉन्ट रखना है। तो हर दफे हर टैग के साथ मुझे फॉन्ट बताना जो है ना, सर का दर्द है। मैंने क्या किया, स्टैरिक लगाया, फॉन्ट नाम दे दिया, ओवरऑल पूरी वेबसाइट के अंदर सेम फॉन्ट आ गया। दैट्स वन रीजन फॉर इट। इसी तरह आप
यूजुअली हम मार्जिन सेट करते हैं, ठीक है। मार्जिन बेसिकली स्पेसिंग को कंट्रोल करता है, आगे आएगा। सो व्हाट नाउ वी डू इज स्टेरिक लगाया, मार्जिन की प्रॉपर्टी थी कि यार स्पेसिंग जो है ना पेज की, वो लेफ्ट और राइट थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट बिल्कुल टेक्स्ट पेज से चिपका हुआ होता है, हम थोड़ा सा उसको बॉर्डर से स्पेसिंग देना चाहते हैं डिजाइन पर्पस के लिए, तो हम मार्जिन की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। तो स्टेरिक लगा के या तो 0 0 समटाइम्स कर लेते हैं, डिपेंडिंग कि मैं हर टैग को मैन्युअली कंट्रोल कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। बहरहाल तो ये 5 मेजर तरीके हैं सेलेक्टर्स के हिसाब से कि हमने टैग कौन सा उठाना है, उसको क्या स्टाइल देना है। अब स्टाइल क्या देना है उस पर आ जाते हैं। सॉरी, लास्ट वन सूडो क्लास रह गया। सूडो क्लॉज मैंने कहा कि ये अभी हमारे पास सीएसएस जो 3 लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, और अगेन आई थिंक पुराने के अंदर भी था। बेसिकली ये मींस ये सीएसएस ने अब अपनी क्लासें बनाएंगी। इससे पहले हम एचटीएमएल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, अब ये सीएसएस ने कहा नहीं यार ये मेरी अपनी क्लास है, और ऐसी अभी बहुत सारी और भी आती है, स्पेशली एनिमेशन के अंदर और स्पेशली थोड़ा सा कंट्रोलिंग के अंदर भी इसमें। सूडो क्लासेस का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जब मेरा माउस मूव करे तो उसका बिहेवियर क्या हो। अक्सर हमने देखा ना वेबसाइट पे माउस मूव करते हैं तो सितारे चमक रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इसी तरह से जब माउस किसी इमेज के ऊपर आए तो इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो मुझे उस इमेज के ऊपर माउस ओवर का इवेंट लगाना, तो वो इवेंट भी हम सीएसएस के साथ ट्रिगर करते हैं। जैसे लिंक हुआ कि किसी लिंक के ऊपर टेक्स्ट क्या कलर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल विजिटेड, कि जब मैं किसी लिंक पे क्लिक करूं उसके नतीजे में उसका कलर क्या हो। माउस ओवर कि माउस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप किसी भी चाहे टेबल के ऊपर हो, इमेज के ऊपर हो, एंकर के ऊपर हो, पैराडिंग के ऊपर हो, जैसे ही माउस उसके ऊपर आएगा आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके लिए सिंपली हम सूडो क्लास यूज करते हैं होवर। अब क्योंकि ये सूडो क्लास है, सीएसएस की अपनी है, उसके लिए डबल कॉलन इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां पे जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो ये कि यार एंकर टैग है, डबल कॉलन होवर है, कि जब इस एंकर टैग के ऊपर मेरा माउस होवर करे तो उसका कलर आपने तब्दील कर देना, ये ठीक है। इसी तरीके से लिंक एक्टिव है, जिस करंट पेज के ऊपर मैं हूं, जो लिंक मेरा एक्टिव है उसका स्टाइल चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सूडो क्लासेस हैं। अगेन डोंट वरी ऑफ रिमेंबरिंग, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक, यार अच्छा ये क्लास सेलेक्टर्स इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं। अभी इनके एग्जांपल्स में भी और आगे करेंगे, वेबसाइट्स पूरी सेटअप करेंगे तो होपफुली चीजें और वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएंगी कि यार एक्चुअली इस्तेमाल कैसे हो रही है। फिलहाल सिर्फ अगेन इन अदर वर्ड्स अ सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, आई थिंक ये सारा हो गया। नाउ कमिंग बैक टू हाउ वी यूज सीएसएस। ओके, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सेलेक्टर्स का। 99% ऑफ टाइम जो 3 मोस्ट कॉमन सेलेक्टर्स हम यूज करते हैं वो क्लास हुआ, या डायरेक्ट टैग नेम हुआ जो डिफॉल्ट आता है, या फिर सूडो आता है। सूडो इवेंट्स के लिए या एनिमेशन के लिए, सूडो इसलिए आता है क्लास नेम मखसूस टैग को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर तीसरा कॉमन अनकॉमन है लेकिन इनिशियली वो भी यूज होता है, पैराग्राफ H1 डायरेक्ट टैग का नाम देके उसके ऊपर। बूटस्ट्रैप में आप जाओगे 100% क्लास सेलेक्टर यूज होता है और कुछ भी नहीं, मींस डॉट क्लास। उसमें एडवांटेज ये होता है कि बूटस्ट्रैप ने एक्चुअली फ्रेमवर्क है, उसने सारी क्लासें बना के रख दी हैं, आपने सिर्फ क्लास का नाम उठाना और अप्लाई करना है, चीजें खत्म है, ठीक है। अब if you understand this, now next topic is how do we actually integrate css with html। अब css को html के साथ हम इंटीग्रेट कैसे करें, उसके 3 बेसिक तरीके आपके, ठीक है। स्टैंडर्ड 3 बेसिक रूल्स आर देयर, 3 बेसिक वेज ऑफ इंटीग्रेटिंग css with html। मैंने कहा html अलग लैंग्वेज है, अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, css इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। css नीड्स html, css काम करती ही html के ऊपर है। अगर HTML हटा देंगे तो CSS कुछ भी नहीं है, काम नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए CSS को हमें इंटीग्रेट करना होता है HTML के साथ। कैसे? 3 बेसिक तरीके। फर्स्ट इज नोन एज इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS, थर्ड एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS का मतलब ये कि आपने CSS के साथ सॉरी HTML के साथ उसी टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट बताकर आपने वो स्टाइल्स बताने, ठीक है। तो यहां पे हमने पैराग्राफ टैग दिया, उसके अंदर जो स्टाइल हमने लिखा है ये उसका बेसिकली एट्रीब्यूट है। ये HTML का समझो एट्रीब्यूट है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने लास्ट वीक बात की थी जब हुई थी क्लास। और फिर अब ये जो पूरा कोड आ गया ये CSS का आ गया हमारे पास, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं इनलाइन CSS, कि मैं जो पैराग्राफ टैग बना रहा हूं वहीं पे उसी के साथ मैंने इनलाइन CSS दे दी स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। स्टाइल इज इक्वल्स टू मैंने प्रॉपर्टी और कलर दे दिया। फिर
इंटरनल सीएसएस। इंटरनल का मतलब ये कि मैं एचटीएमएल की फाइल के अंदर जो मेरा हेड टैग है, उस हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल का एक टैग बनाऊंगा। अगेन ये भी टैग है तो एचटीएमएल का पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, डू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज एचटीएमएल की है, कौन सी सीएसएस की है, क्योंकि अब दो लैंग्वेजेस एक्चुअली आपस में इंटीग्रेट हो गई। ये एचटीएमएल का टैग हुआ। एचटीएमएल के हेड टैग के अंदर एज अ मेटा डाटा के तौर पे मैंने स्टाइल का टैग बताया। इस स्टाइल टैग के अंदर अब मैंने अपने वो सीएसएस का रूल अप्लाई किया। ठीक है, तो वंस वी अप्लाई दिस रूल और फिर मैंने स्टाइल के टैग को यहां पे क्लोज किया, हेड क्लोज किया। ये मैंने एक फाइल जो बनाई थी उसके अंदर लिख दिया। इस चीज को हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। ये इनलाइन सीएसएस हुई, हर टैग की लाइन में अलग अलग लिखो। ये इंटरनल सीएसएस हुई, हर सीएसएस को शुरू में पेज के जो वेब पेज बनाया उसके शुरू में बता दो, ताकि आपको टैग के अंदर बताने की जरूरत ना पड़े। फिर तीसरी कहलाती है एक्सटर्नल सीएसएस। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अलग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसको सेव करेंगे एज अ डॉट सीएसएस, और जितना सीएसएस का कोड है एक्चुअली हम उसमें रखेंगे। ठीक है, और फिर उस एक्सटर्नल फाइल को लिंक टैग के थ्रू रिलेशन बताकर अपने साथ हम अटैच कर देंगे। नाउ दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, नॉट ओनली फॉर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के लिए, बूटस्ट्रैप के लिए और एडिशनल फ्रेमवर्क्स के लिए भी। इस लाइन का मतलब ये कि यार आप अपनी सीएस एक एचटीएमएल फाइल को लिंक कर रहे हो एक दूसरी फाइल के साथ, तो दूसरी मैंने सीएसएस का कोड अलग फाइल में रखा। अब मुझे बताना है यार ये मेरी एचटीएमएल फाइल है, इस फाइल को मैंने लिंक कराना है सीएसएस के साथ। टू डू दैट हम क्या करेंगे, हम उसको बोल देंगे भाईजान आप लिंक करो एच रेफरेंस हाइपर रेफरेंस इस एक्सटर्नल फाइल के साथ, जहां भी फाइल सेव की होगी उसका पाथ आ जाएगा, डॉट सीएसएस करके हम सेव करेंगे। फिर एक मेटा डाटा के तौर पे ब्राउजर को ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए, यार ये जो एक्स्ट्रा फाइल आप इन्वॉल्व कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या मकसद है। तो उसको हम बताते हैं आरईएल फॉर रिलेशन। ये रिलेशन है, ये स्टाइल शीट है, ये भी कीवर्ड है। ठीक है, ये स्टाइल शीट बेसिकली एक कीवर्ड है एचटीएमएल का, ब्राउजर को बताने के लिए कि भाईजान मैं सीएसएस एक्स्ट्रा फाइल से उठाकर अपनी एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये सीएसएस है, स्टाइल शीट है, इसका काम है वो डिजाइन पर्पस के लिए। ये एक लाइन से हम एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर काम करते हैं। ये बात थोड़ी समझ में आई, थोड़ी बहुत? ओके। अब ये तीन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एडवांटेज मिला? ठीक है, ये तीन हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और इन तीनों का एडवांटेज हमें क्या मिला? ठीक है, अब आ जाते हैं इसके इस्तेमाल के ऊपर। नाउ बेसिकली इसका जो इस्तेमाल हमारे पास आ जाता है वो इस सेंस में है कि अगेन मैंने कहा सीएसएस डिजाइन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। अब डिजाइन से दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद वेबसाइट्स, आपकी वेबसाइट के अंदर एक पेज नहीं होगा। एचटीएमएल के अंदर अभी हमने काम किया 4 से 5 पेजेस के अंदर। एज यू वुड अज्यूम दैट एज वी स्टार्ट टू डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स, हमारे पेजेस बढ़ते चले जाएंगे, 10 से 12 से 20 से 25। फॉर एग्जाम्पल CNN.com वेबसाइट है, कैन यू इमेजिन उसके वेब पेजेस कितने होंगे? डेली के हिसाब से 500 पेजेस अपडेट होते हैं, 400-500 पेजेस डेली के हिसाब से, और कितने सालों से है, उसके लाखों में पेजेस हैं। इसी तरह Don.com डेली के हिसाब से 300-400 पेजेस अपडेट होते हैं, हर न्यूज का अलग पेज बनता है, हर न्यूज का अलग पेज बनता है, ब्रेकिंग न्यूज का अलग पेज बनता है, एडिटोरियल का अलग पेज बन रहा है। तो इफ एनीबडी हैज विजिटेड Don.com, उसमें इतने पेजेस हैं, डेली का पूरा आर्काइव बना हुआ है, जब से डॉन ऑनलाइन गई है पिछले 10-12 साल से उसके पेजेस हैं, डेली के हिसाब से पेजेस अपडेट हो रहे हैं। तो अगर डेली 100 पेज भी हो रहे हैं तो एक साल में कितने पेजेस हो गए? 5 साल 10 साल का अगर आप लगाओ, कितने पेजेस हो गए? ठीक है, अब प्रॉब्लम आता है कि कल को मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, वही पॉइंट ऑफ सेल करके बड़ी अच्छी हमने हिसाब से कर दी, उसमें 20-25 पेजेस आ गए, हमने अपनी वेबसाइट अपने तरफ से बनाई। मेरे क्लाइंट ने कहा यार बाकी सब तो ठीक है ना, इसका जो बैकग्राउंड है ना तूने व्हाइट किया, मुझे व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा ना ग्रेश या ब्लूइश या ग्रीनिश टिंट दे दो, लाइट ब्लू यूज करो बैकग्राउंड को, जैसे अभी स्लाइड का बैकग्राउंड व्हाइट है। उसने कहा नहीं यार मुझे व्हाइट जो है ना सफेदी अच्छी नहीं लग रही, इसमें थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड का कलर दे दो। आपने 40 पेजेस बना दिए हैं, और हमें पता है कि एचटीएमएल में अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हर एचटीएमएल पेज अलग अलग फाइल बनाता है। तो मतलब 40 फाइलें मैंने बनाई हैं डॉट एचटीएमएल करके, हर पेज का अलग फाइल बनती है।
5 पेजेस हमने बनाए थे, ऐसे मेरे पास 40 पेजेस हमने बना दिए, आने का काम हो गया, $100 हमने उठाने हैं। क्लाइंट ने कहा नहीं यार ये व्हाइट तूने क्या कर दिया, व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा जो है ना ग्रीनिश सा टिंट दे दो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने नॉर्मल कलरिंग की है, तो आप फाइल 1 ओपन करोगे, उसके बैकग्राउंड में जाके कलर चेंज किया, फिर फाइल 2, फिर फाइल 3, फिर फाइल 4, फिर 40 फाइलों को आपको खोल के उसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा अरे तेरी, फिर उसने कहा नहीं अच्छा ये भी हो गया, 40 फाइलें चलो कर भी दी। फिर उसने कहा नहीं यार ये जो लोगो तुमने पेज के सेंटर पे रखा है ना, ये सेंटर पे नहीं, इसको लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाओ और साइज थोड़ी सी ना 2-3 पॉइंट्स छोटे कर दो, ये बहुत बड़ा लोगो नजर आ रहा है, मुझे छोटा सा बार चाहिए। फिर इसका मतलब क्या हुआ, 40, अब आपने इमेज टैग लगाया, उसमें विड्थ एंड हाइट दे दी, अब आपने 40 पेजेस पे वो लोगो आ रहा है, क्योंकि शुरू का हेडर हमने कॉपी किया 40 पेजेस में हमने पेस्ट किया, वही करना है हमें। दैट मीन्स कि 40 फाइल्स को नाउ यू विल हैव टू अपडेट जस्ट टू चेंज द साइज ऑफ अ फाइल। इमेजिन इफ देयर आर 1000 फाइल्स, बात समझ में आई? इमेजिन इफ देयर आर 1000 फाइल्स, अब वो आपने बना भी दी, उसके बाद ने कहा यार ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, उस क्लाइंट के हिसाब से तो सिर्फ साइज छोटी करनी है, उसको तो ये पता नहीं है कि टेक्निकली 1000 फाइल्स हो गई, सिर्फ कलर चेंज करने की बात नहीं है। मैनेजिंग योर वेबसाइट, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम विद HTML। इसीलिए फिर CSS का एक मेजर एस्पेक्ट ये आया था कि अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअली हम सिर्फ इमेज टैग देंगे, उसमें हाइट विड्थ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इमेज टैग दिया, इमेज आ गई, इमेज आ गई, हेडर टैग से हेडर दे दिया, हेडर आ गया, बस। अब जो उसकी डिजाइनिंग है ना, ये साइज, ये कलर, ये हम CSS के थ्रू मेंटेन करेंगे। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा .css करके, उसमें मैंने लिखा कि यार जो हेडर इमेज है उसकी विड्थ 200 पिक्सल्स, उसकी हाइट 100 पिक्सल्स। क्लाइंट ने कहा 1000 पेजेस के बनाने के बाद कि यार ये थोड़ी सी इसको ना छोटा करो और उसको लेफ्ट पे करो। क्लाइंट है, पैसा दे रहा है, करवा सकता है। व्हाट वी नाउ नीड टू डू इज कि हम अब 1000 फाइल को चेंज नहीं करेंगे, मैं वो एक CSS खोलूंगा, उसकी इमेज टैग के सेटिंग में जाऊंगा, उस इमेज टैग के कोड के अंदर, उसमें जाके विड्थ पहले 200 थी, उसको मैंने 140 कर दिया, उसकी अलाइनमेंट पहले सेंटर पे थी, अलाइनमेंट को सेंटर से वर्ड चेंज करके राइट किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, 1000 पेजेस अपडेट हो गए। 1000 पेजेस एक फाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, 1000 पेजेस एक लाइन के साथ पूरी वेबसाइट मेरी अपडेट हो गई। टाइम, जिंदगी बच गई मेरे भाई, तो 1000 को एडिट करने बैठे तो ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज आता है ऑफ यूजिंग CSS। यूजिंग CSS वी आर एबल, सिर्फ डिजाइन के साथ में नहीं, एक्चुअली पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए अब जब हमने मेन्यूज बनाए, हमने 5 HTML के वेबसाइट पेजेस बनाए, अब जब हम उस पर CSS अप्लाई करेंगे ना, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, ये एक्सटर्नल फाइल वाला जो लिंक है ना, वो कॉपी करके उन 5 पेजेस में रखना है। ये वाली लाइन हर पेज में जरूर जाएगी, ये वाली लाइन हर पेज में जाएगी। तो अगर 1000 है ना, तो 1000 पेजेस में ये वाली लाइन जरूर होगी, इंडिकेटिंग कि मेरा तमाम CSS इस एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है। ये वाली फाइल, अच्छा ये वाली भी हम हेडर टैग के अंदर रखते हैं, ये लिंक टैग हेडर में अंदर रख दिया और हेडर में बता दिया कि यार मैं एक्सटर्नल यूज कर रहा हूं। अब सिर्फ मैं एक्सटर्नल एक CSS में जाएंगे, उसमें चेंज किया, पूरी की पूरी तब्दील होगी। अब हमने 5 ये बनाई हुई कोई भी एक वेबसाइट उठाए पोर्टफोलियो वाली, मुझे हेडर बनाना है, अब मुझे उस हेडर के पीछे बैकग्राउंड देना है, कलर थोड़ा छोटा करना है, फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, वही लेफ्ट सेंटर से राइट पे ले जाना है, राइट से सेंटर पे ले जाना है, या लेफ्ट पे लेके जाना है। मैंने HTML में साथ कोई टेम्परिंग नहीं करेंगे, हम CSS में जाएंगे, हम CSS में टेम्परिंग करेंगे, उसके जो 4 के 4 पेजेस हैं, चारों के चारों पेजेस अपडेट हो जाएंगे, 4 के 4 जो पेजेस हैं, चारों के चारों अपडेट हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। टेक्निकली उम्मीद है कि हमें HTML में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही कोड को कॉपी पेस्ट किया, उसमें सिर्फ हेडर की लिंक पेस्ट 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 की। उसके बाद मैं जाऊंगा यार हेडर, जो सेक्शन हमने बनाया था, हेडर में जाओ, उस हेडर को लेफ्ट अलाइन करो, राइट अलाइन करो, सेंटर करो, वो हेडर का कंटेनर जो था, अब जो भी मैं उस पर अप्लाई करूंगा, पांचों के पांचों पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यस बॉस। हाँ हाँ ठीक है, ये चीज आया। तो पहली चीज ये हुई कि हमें CSS का ये चीज ध्यान में रखनी है कि CSS हम यूज क्यों कर रहे हैं, डिजाइनिंग, खूबसूरती के लिए, लेआउट वगैरह सब चीजें करने के लिए। दूसरा, feasibility of modifying the pages, ठीक है, it allows us to modify and update the entire website from a single source of file। फिर आ जाते हैं कि यार अब इसमें यह भी मकसद हुआ कि मुझे
हेडर जो है वो हर पेज के ऊपर सेम नहीं चाहिए। कोई एक पेज होगा, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ बनाया, न्यूज वेबसाइट बनाई, अब मुझे एक पेज पे ब्रेकिंग न्यूज देनी है, या कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट उसमें एस्पेक्ट है कि मेरे एडिटर ने कहा कि यार ये जो 4 लाइनें हैं ना, इसको आपने एम्फेसाइज करना है अलग पैराग्राफ में और ये हाईलाइट होकर नजर आए, बाकी तमाम वेबसाइट से इसका लेआउट डिफरेंट हो। अरे हमने तो सीएसएस लगा दी, सीएसएस मतलब 1000 पेजेस के ऊपर सेम स्टाइल, अब एक को मुझे तब्दील करना है। इसीलिए फिर हजरत अंग्रेज ने इंटरनल सीएसएस अलग दे दी। अब यहां पे इंटरनल और इनलाइन का फर्क आता है। एक्सटर्नल सीएसएस जब आप अप्लाई करोगे तो उसका मतलब ये कि अगर 100 पेजेस हैं, वो 100 पे 100 अप्लाई हो जाएगा। इंटरनल सीएसएस ओनली 1 पेज पे अप्लाई होगा। हर पेज पे इंफरादी तौर पे हम अलग अलग इंटरनल सीएसएस लगाते हैं। इसीलिए इंटरनल सीएसएस का मैंने बताया कि वो हेड टैग के अंदर आपके पेज में जाती है। अब अगर आप किसी एक पेज का स्टाइल तब्दील करना चाह रहे हैं, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे लिंक्स हो, चाहे पैराग्राफ्स हो, कुछ भी हो, यार बाकी पूरी वेबसाइट बहुत अच्छी है लेकिन ये जो एक पेज है ना, इसमें मैं थोड़ी डिजाइन चेंज करना चाह रहा हूं, तो अब मैं वहां पे इंटरनल सीएसएस यूज करूंगा। इंटरनल सीएसएस उस सिर्फ एक पेज पर अप्लाई होगी, पूरी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होगी। सीएसएस के स्टाइल्स हुई, अब वो आपकी जो मर्जी आप करना चाहो तो वो चेंज जाएगी। फिर आपने कहा नहीं यार, सीएसएस भी पूरी वही है लेकिन पैराग्राफ भी वही है, मैं एक पैराग्राफ को मखसूस थोड़ा सा ना चेंज करना चाह रहा हूं, उसके लिए फिर इनलाइन आ जाती है। इनलाइन एक मखसूस पैराग्राफ के लिए, इंटरनल एक मखसूस पेज के लिए, और एक्सटर्नल आपकी मेजरली पूरी वेबसाइट के लिए। इसका काम याद है, ठीक है। अब यहां पे एक आ जाती है हमारे पास, प्रोग्रामिंग में टर्म यूज होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रोग्रामिंग में एक टर्म यूज होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक, प्रेसिडेंस का मतलब ये कि अगर आपने एक ही लाइन में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 7 लिखा है, तो पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी? मल्टीप्लीकेशन होगी कि प्लस होगा? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज वी नो फ्रॉम मैथमेटिक्स मल्टीप्लीकेशन हैज अ हायर प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू प्लस, और ब्रैकेट्स फॉर एग्जांपल हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, फिर मैं बड़ा 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 कर, यही चीज यहां पर भी है। इनलाइन सीएसएस हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें एक मेन एक्सटर्नल सीएसएस आई जो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर रही है, फिर एक इनलाइन सीएस इंटरनल सीएसएस आई जो उस पेज को कंट्रोल कर रही है, फिर एक इनलाइन सीएसएस आई जो उस टैग को कंट्रोल कर रही है, तो जो फाइनल इफेक्ट नजर आएगा वो इनलाइन का नजर आएगा। इनलाइन की प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट होती है क्योंकि वो इंडिविजुअली उस टैग के ऊपर जाके अप्लाई होती है। उसके बाद इंटरनल आ जाती है क्योंकि इंटरनल उस मखसूस पेज पे आती है, फिर एक्सटर्नल पे आती है। तो मोस्ट रूल ऑफ थंब ये होता है कि जब आप एक जनरल वेबसाइट बना रहे हैं तो एक जनरल पैटर्न हम एक्सटर्नल में रखते हैं ताकि पूरी वेबसाइट एक कोहेरेंट स्टैंडर्ड लेआउट के साथ नजर आए। मखसूस पेजेस में मखसूस टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, इफ यू वांट टू मैनिपुलेट दैट, देन यू यूज आइदर इंटरनल और इनलाइन सीएसएस। दैट वे यू कैन वेरी इजीली कंट्रोल व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ठीक है, यहां तक बात हुई क्लियर? चलें अब वेरी क्विकली, अब हाउ डज सीएसएस वर्क्स, कमेंट्स पर आ जाते हैं। सीएसएस के अंदर भी कमेंट्स दिए जाते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। सीएसएस में बैकस्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक बैकस्लैश, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कमेंट का तरीका आ जाता है। दिस कमेंट्स का मतलब आपको पता है कि ये लाइन कंप्लीटली ब्राउजर इग्नोर कर देगा। सो कमेंट्स आर वेरी कॉमन एंड यूजफुल वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग कौन सा स्टाइल कहां पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो डू मेक इट अ हैबिट ऑफ यूजिंग कमेंट्स। मैंने पहले क्लास में बताया था, एज अ गुड प्रोग्रामर, एज अ गुड डेवलपर, इट इंडिकेट्स कि आपने कमेंटिंग सही की हुई है। प्लस जब हम सीएसएस में जाते हैं तो कौन सा स्टाइल अप्लाई किया है, ये टैग क्या कर रहा है, ये पैराग्राफ क्या कर रहा है, ये क्लास क्या कर रही है। तो कमेंट से हम एक्चुअली थोड़ा सा अपने लिए नोट्स बना के रख लेते हैं, यार इससे ना मैं पैराग्राफ को ब्लू कर रहा हूँ, इससे मैं पैराग्राफ को ग्रीन कर रहा हूँ, इससे मैं पैराग्राफ को रेड कर रहा हूँ। तो कमेंट से थोड़ा अपनी जबान में बात समझना आसान हो जाती है। सो बैकस्लैश स्टैटिक, स्टैटिक बैकस्लैश सीएसएस में ये कमेंट आते हैं। ठीक है, हमने कह दिया सही। अब आ जाते हैं असल सीएसएस के ऊपर। अब असल सीएसएस है क्या? सेलेक्टर्स, टैग्स कौन से पे कैसे अप्लाई करना है, टाइप्स ऑफ सीएसएस मींस हम सीएसएस इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो 3 चीजें आ गई। ये 2 इसके फंडामेंटल पीछे के कॉन्सेप्ट्स। अब एंटायर सीएसएस एक्चुअली इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो कोड है, जो प्योर सीएसएस का कोड है, प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू। अब जो पूरी सीएसएस है ना, दर हकीकत वो 2 चीजों में डिवाइडेड है, एक प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू का मतलब यह हुआ कि आप जो सीएसएस अब हम यूज करेंगे उसका पूरा कोड का सिर्फ एक ही सिंटैक्स है, दैट्स इट। चाहे इनलाइन करें, चाहे इंटरनल करें, चाहे एक्सटर्नल करें। ठीक है, इसीलिए सीएसएस भी समझना बहुत आसान है अगर आप एक फंडामेंटल चीज समझो
कि पूरी सीएसएस में एक सिंटेक्स है बस कोड का। सेलेक्टर्स को साइड में रखे, सेलेक्टर्स का अलग था इसीलिए पहले उसको मैंने साइड में किया। सेलेक्टर समझ में आ गई, साइड में अच्छा यार इस्तेमाल का तरीका है। अगेन वो भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, हम बार बार इस्तेमाल वही तरीका इस्तेमाल हो रहा होता है तो जहन बैठ जाता है कि अच्छा यार ये काम कैसे हो रहा है। अब जो पूरी सीएसएस है ना उसका एक ही सिंटेक्स है। जावा में जाओ ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक सिंटेक्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दूसरा, फिर मेथड का अलग, फिर वेरिएबल का अलग, फिर इफ का अलग, फिर कंडीशंस का अलग, फिर लूप्स का अलग, फिर स्टैटिक का अलग, हर चीज का अलग अलग तरीका कार है। पूरी सीएसएस एक सिंटेक्स, एक रूल, एक कानून। क्या भाईजान, आपने प्रॉपर्टी बतानी है और उसकी वैल्यू बतानी है, बस। प्रॉपर्टी और वैल्यू का क्या मतलब हुआ, एक चीज आई थी हमारे पास प्रॉपर्टी, कॉलन लगाया और फिर उसकी वैल्यू आई। प्रॉपर्टी लगाई, लफ्ज पे मत जाओ, मैं बता रहा हूं, ये पहली चीज प्रॉपर्टी होती है, फिर कॉलन आया, फिर उसकी वैल्यू आई। बस पूरी सीएसएस में ये एक सिंटेक्स है, बस सिंटेक्स ही एक ही है, खत्म। अगर ये तीन चीजें अभी समझ में आ गई कि यार सेलेक्टर, हाउ टू यूज सीएसएस, और अब सीएसएस का जो एक्चुअल कोड है उसका एक सिंटेक्स है प्रॉपर्टी कॉलन उसकी वैल्यू, सीएसएस 80% कंप्लीट, सीएसएस खत्म खत्म। अब बचा क्या सीएसएस में कि यार ये प्रॉपर्टी क्या चीज है और वैल्यू क्या चीज है। ठीक है, अब बचा क्या सीएसएस में, बाकी जो 20% है ना सीएसएस को समझने का, वो ये है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है। अगेन ये कोडिंग के हिसाब से, इस्तेमाल के हिसाब से वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इस प्रॉपर्टी और वैल्यू को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं हो सकती। एवरी डेवलपर हैज इट्स ओन माइंड, वो कितनी अच्छी तरीके से बनाता है। वही चीज है कि जब कोई आर्टिस्ट है तो वो ब्रश और कलर, बेसिक दो चीजें आती हैं, ब्रश और कलर। फिर ब्रश और कलर से कौन कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है, किस तरह इस्तेमाल करता है, वो उस आर्टिस्ट की स्किल है। तो अभी जो काम मैं बता रहा हूं, मकसद ये यार सीएसएस के जो ब्रश और पेंट का काम करता है वो उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू पास। अब उसका इस्तेमाल जितना ज्यादा हम सीख सकेंगे हम सीखते जाएंगे। इसका असल गेम अब उसके ब्यूटिफिकेशन की, आप कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, तरीकेकार के हिसाब से ये चीजें आ गई। एंटायर सीएसएस प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी चीज का कलर चेंज करना है, चाहे वो टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी हो, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाईजान कलर, ये प्रॉपर्टी का नेम आया, कॉलन उसकी वैल्यू, वैल्यू में ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, रेड आ गया, हेक्साडेसिमल, आरजीबी, कोई भी कलर रेंज हो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसी तरह बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड कलर, तो किसी भी चीज का आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने क्या करना है, बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी यूज करनी है, कॉलन कलर वैल्यू। ठीक, अब दोनों को आप नोट करो, ये एक अलग प्रॉपर्टी हुई, ये एक अलग प्रॉपर्टी हुई। यहां पे हमारे पास आ गया कलर, सॉरी प्रॉपर्टी, कॉलन वैल्यू, सिंटेक्स दोनों का सेम है। फर्क क्या रहा, सिर्फ इस प्रॉपर्टी का नाम। अगर कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी आ जाएगी कलर की, बैकग्राउंड चेंज करना है तो प्रॉपर्टी आ जाएगी बैकग्राउंड। इसी तरह मुझे उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है तो प्रॉपर्टी आ जाएगी बॉर्डर की। इसी तरह मुझे उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो प्रॉपर्टी आ जाएगी टेक्स्ट अलाइनमेंट की। फॉन्ट चेंज करना है तो प्रॉपर्टी आ जाएगी फॉन्ट की, सो ऑन सो फोर्थ। अब सीएसएस पूरी की जो पूरी हमारे पास है उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है उसमें ये प्रॉपर्टी और वैल्यू आ जाती है। यही चीज अब आपको इस हफ्ते के लैब मैनुअल के अंदर मिलेगी। अगेन मैं इसको अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, बट फॉर नाउ इफ यू गो थ्रू दिस मैनुअल, अगेन ये भी मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया हुआ है। जब आप इस मैनुअल पे जाओगे तो नाउ यू वुड आइडेंटिफाई द सेम थिंग, देयर इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज है। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो हमने दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इनसाइड द आउटलाइन, ये आउटलाइन का मकसद अगेन टू गिव यू बेसिक आइडिया कि यार ये तमाम प्रॉपर्टीज मुझे डिस्कस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल वही सेलेक्टर से, कमेंट से, फिर कलर से। कलर हुआ, बैकग्राउंड कलर हुआ, बॉर्डर हुआ, एवरीथिंग नाउ वी डू इन सीएसएस हैज द सेम स्ट्रक्चर। आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, उसकी कॉलन, उसकी वैल्यू होगी। अब जो भी आप डिजाइनिंग करने जाओगे यूजिंग सीएसएस, जो भी डिजाइनिंग हम करने जाएंगे सीएसएस में, द ओनली रूल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर विल बी अ प्रॉपर्टी, देयर विल बी अ वैल्यू। मतलब मुझे किसी टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगाना है, कोई बॉर्डर की प्रॉपर्टी होगी। मुझे किसी के पीछे कलर देना है,
अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर की प्रॉपर्टी, अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, मुझे स्पेसिंग ऐड करनी है तो स्पेसिंग की कोई मार्जिन या पैडिंग करके कोई प्रॉपर्टी है। इसी तरह मुझे उसको एनिमेशन देनी है, एनिमेशन की प्रॉपर्टी है। मुझे उसका अलाइनमेंट चेंज करनी है, अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है। बस कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और ये याद मेमोराइज नहीं करते, रटा नहीं मारते, ये इस्तेमाल होती रहती है। इसीलिए ये रेफरेंस लिस्टें जो है ना हमें हेल्प करती है कि ये आउटलाइन बनाई ताकि याद रहे कि यार मार्जिन, मार्जिन ऐड करेगा, पैडिंग, पैडिंग इंटरनल स्पेस देता है, हाइट और विड्थ किसी भी इमेज की कंट्रोल करनी है, हाइट एंड विड्थ करके प्रॉपर्टी होगी। और हर प्रॉपर्टी की मखसूस वैल्यूज होंगी कि हाइट एंड विड्थ है तो उसकी क्या वैल्यू देंगे, कलर है तो कलर की वैल्यू अलग आएगी, और सो ऑन सो फोर्थ। ये तमाम की तमाम जो है, अब ये पूरी लिस्ट आपको नजर आएगी, ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज के मुख्तलिफ नाम है, फॉन्ट का, आइकॉन का, लिंक्स के हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से, ऑल दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज, और वो कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को कल फिर हम तफसील से डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई चीज कंफ्यूजन में? ओके, अब आ जाते हैं टास्क के ऊपर। ठीक है, देयर आर अराउंड 20-25 डिफरेंट टास्क इन दिस, 27 डिफरेंट टास्क, थैंक यू। ठीक, तकरीबन 27 के करीब टास्क हैं। आइडिया अगेन अब इन टास्क का यही है कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। ठीक है, कोडिंग का स्टैंडर्ड रूल है, कोडिंग मैथमेटिक्स बेसिक लॉजिक यही आती है। मैथमेटिक्स में भी हम किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं। लिमिट हुआ तो लिमिट के 10-12 सवाल करते हैं, सेट्स है तो सेट्स के भी 15-20 सवाल करते हैं। वजह यह होती है कि मुख्तलिफ तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच हमें डेवलप हो। यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा करने की मैंने कोशिश की है। ज्यादा सवाल देने का मतलब ये, the more you practice, the more you understand how CSS is working and how to solve a coding problem. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो फॉर एग्जांपल, और बहुत सिंपल सिंपल से, इफ यू अंडरस्टैंड, ये 1.5-2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है इसमें करने का, पूरे मैनुअल का, क्योंकि अगेन बहुत हद तक कोड हम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो डू बी इंटेलिजेंट, डू दैट। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमने कहा यार ये सिंपल सा टास्क है, मुझे ये पेज क्रिएट करना है, दिस इज हेडिंग, पैराग्राफ एंड अदर थिंग। अगेन अब मैं करना क्या है, हमने अपना VS कोड ओपन किया। VS कोड के अंदर मैंने पहले बताया हुआ था, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज गो इनसाइड फाइल, ओपन फोल्डर। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लाजमी नहीं है, लेकिन बेहतर ये कि आप ओपन फोल्डर करें, और जहां पे आपने अपना HTML का कोड रखा हुआ था उसमें जाके, फॉर एग्जांपल मैंने अपना HTML यहाँ पे रखा हुआ है, ये HTML मैंने वीक 1 का बनाया हुआ था। ठीक है, मैं यहीं पे अब एक नया फोल्डर बना दूंगा, इसका मैंने नाम दे दिया वीक 2 CSS करके, क्रिएट कर दिया, एंड आई विल सेलेक्ट दिस फोल्डर। ठीक है, आप सेव कर दें सॉरी इस कोड को। दिस बेसिकली मींस कि नाउ मेरे पास वीक 2 CSS का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं जितना भी वीक 2 का काम होगा इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करूंगा। यहां पे कंट्रोल N, न्यू फाइल ओपन कर दी, और फिर हम आ जाते हैं बेसिक कोड के अंदर। तो वी स्टार्ट विद HTML, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद HTML। ठीक है, आपकी फाइल आई, कंट्रोल S, सेव करा दिया, वीक 2 CSS के अंदर ही जाएगा क्योंकि आपने फोल्डर किया हुआ है। इसको मैंने नाम दे दिया task1.html, HTML करके ही फाइल हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पास task1 करके मैंने सेव किया। अब इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा हेड टैग। ठीक है, और मैंने अगर देना है तो मैं टाइटल भी दे सकता हूं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल CSS task1। उसके बाद हेड के अंदर हमें पता है कि हमें बॉडी देनी है, तो एवरी HTML टैग पेज नीड्स टू हैव दिस थिंग, बेसिक सिंटैक्स। हमने कह दिया ठीक है, बेसिक चीज आ गई। अब जो आपका मैनुअल ये कह रहा है कि भाईजान मुझे थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर करके दो, तो ये हेडिंग आई, पैराग्राफ आया, अनदर पैराग्राफ आया, हमने कहा सही है। तो पैरा बॉडी के अंदर आए, हमने H1 बनाया, हमने कह दिया दिस इज हेडिंग। ठीक है, फिर हमने कह दिया कि यार पैराग्राफ टैग, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसने कह दिया यार एक और पैराग्राफ बनाओ, तो दिस इज एन अदर पैराग्राफ। ठीक है, तो हमने 3 पैराग्राफ बनाए, कंट्रोल S किया, मैंने गो लाइव बटन पे क्लिक किया तो मेरा लाइव का आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हमने कह दिया बहुत अच्छी बात, इसको कम करके थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं ताकि आई कैन सी द आउटपुट एज वी कोड। ओके, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड पेज आ गया। अब मुझे इसमें CSS करनी है। फिलहाल सिंपल टास्क है, मैं एक्सटर्नल यूज नहीं कर रहा। मैं हेड के अंदर आऊंगा, मैंने यहां पे आके स्क्रिप्ट टैग लिखा, क्लोज किया, ये मेरे पास इंटरनल CSS आ गई। ठीक है, मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूं, एक ही पेज है, कोई मसला नहीं।
ओह सॉरी, स्टाइल का टैग, स्क्रिप्ट टैग हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन सीएसएस का वही रूल, जिस चीज के ऊपर आपने अप्लाई करना है उसका नाम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने H1 दिया, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट इंडिकेट करेगा कि भाई ये ब्लॉक ऑफ कोड, सिंपल। अब मुझे इसका फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करना है, तो मुझे पता है मैं कलर प्रॉपर्टी दूंगा, सॉरी कॉलन, और फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी नाम दे दिया सेमी कॉलन, कंट्रोल एस, तो कलर आपका यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो हम यहाँ पे कह देंगे फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट अलाइन, और हम इसको सेंटर कर देंगे तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कहलाती है सीएसएस। सीएसएस का सारा कोड हमारे पास यहाँ पे आया। इसी तरह पैराग्राफ को चेंज करना है, अब इस H1 के ब्लॉक से बाहर आएंगे, P लिखा, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक क्लोज, एंटर। अब ये वहां पे मेरे पास सेकंड पैराग्राफ आ गया। इसके हमने पहले करना है फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट अलाइन, और मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल उप्स राइट, कंट्रोल एस, तो ये पैराग्राफ राइट पे चलेगा। अब नोट करो, क्योंकि मैंने पैराग्राफ लिखा है तो उसने दोनों पेपर अप्लाई कर दिया। कह दिया ठीक है, चले कोई बात नहीं। अब इसका कलर चेंज करते हैं, तो हमने कलर लिखा, ठीक है साईं ब्लू था कहीं हुक्म था जो, ठीक है पैराग्राफ ब्लू हो गया। ओके, सो अब बेसिकली सीएसएस के अंदर सारा गेम यही है, क्या, जस्ट अंडरस्टैंड के हाउ वी यूज द सेलेक्टर, मैंने कोड लिखना कहां पर है, तीसरा प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो हम सेमी कॉलन देते हैं, अगर सिंगल प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ मैं कलर ब्लू देना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पे सेमी कॉलन नहीं भी दूंगा तब भी कोड मेरा चलेगा, क्योंकि सिंगल प्रॉपर्टी है तो आप सेमी कॉलन के बगैर भी कोड चला सकते हो। अगर इसी तरीके से आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, तो जो आखिरी वाली प्रॉपर्टी है उसके एंड में सेमी कॉलन नहीं आएगा, या ना देंगे तब भी कोड आपका प्रॉपरली चलेगा। ये एक और छोटी सी बात है, अक्सर एमसीक्यूज में या इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैंने लास्ट में सेमीकोलन नहीं दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। पीछे यहां पे मैंने सेमीकोलन दिया था आखिरी लाइन पे, तो उसूलन वी अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर वी डू प्रोग्रामिंग, सेमीकोलन मींस एंड ऑफ स्टेटमेंट, मस्ट है, देना चाहिए। लेकिन सीएसएस कहता है कि अगर आखिरी वाली लाइन है तो आप उसमें ना भी लिखो तो खैर है, और यहां पे अक्सर लोग फिर इस चीज को कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज द लास्ट लाइन, इस पे अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तब भी कोड आपका चलेगा। अगर सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी है तब भी आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो कोड आपका चलेगा। ठीक है, हाँ इसके बाद अगर दे रहा मल्टीपल लाइंस, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं 43 px इन pt पॉइंट्स में, ठीक है, तो मैं 43 फॉन्ट साइज कर दिया। अब अगर मैंने इसका ये हटा दिया तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब देखो ना ब्लू रहा और ना 43 हुआ, लेकिन कलर राइट पे जरूर आया, क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, मींस लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पहली लाइन तो उसने सही एग्जीक्यूट की, दूसरी लाइन पे आके रुक गया कि यार ये तो लाइन एंड ही नहीं हो रही, सेमीकोलन नहीं है, तो अब आउटपुट मुझे ब्लू भी नजर नहीं आया और फॉन्ट भी नहीं आया। तो इस यहां पे सेमीकोलन देना लाजमी है, तो जब इसको हम सेमीकोलन देंगे तो अब ब्लू भी होगा और 43 भी आ जाएगा। हाँ आखिरी वाली लाइन है 43, इस पे मैं दूं या ना दूं डजंट रियली मैटर, तो आपका आउटपुट प्रॉपरली आएगा। ठीक है, हमने कह दिया फर्स्ट क्लास। इसी तरह मुझे पूरे पेज पे अप्लाई करना है, तो पूरे पेज के लिए हमें पता है कि हम बॉडी टैग पे चले जाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि व्हाटएवर इन एचटीएमएल वी वांट टू शो टू द यूजर, वो बॉडी टैग के अंदर आता है। तो जो पूरा वेब पेज है ना, एक्चुअली यूजर को नजर आ रहा है, तो जो यूजर को नजर आ रहा है ये सब हमारा बॉडी टैग के अंदर जाएगा। तो अगर मुझे पूरे पेज को कंट्रोल करना है तो मैं यूजली बॉडी टैग पे चला जाता हूँ। यहां पे जाके हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, और इसको हम दे देते हैं सही हाणे केड़ो कलर खपे, ठीक है हाजुर सही ग्रीन अच्छी हो, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, ओके, इसी तरीके से मुझे हेडर के ऊपर कलर चेंज करना है, तो मैं हेडर के ऊपर आ जाऊंगा, H1 के ऊपर टैग में चले गए, हमने यहां पे दे दिया बैकग्राउंड कलर, और फॉर एग्जांपल इसको हमने दे दिया ग्रे कर दिया, कंट्रोल एस, तो बैकग्राउंड के पीछे सिर्फ हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड ग्रे होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने H1 उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज बता दी। ठीक है, इवन दो बॉडी को अंदर हमने बाद में बताया हुआ है और बॉडी पूरी ग्रीन की हुई है,
लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल टैग के ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, तो इंडिविजुअल टैग के ऊपर हमारे पास स्टाइल अप्लाई हुआ है। तो इंडिविजुअल टैग में बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड है, तो वो सॉरी हेडर के ऊपर बैकग्राउंड है, तो वो अलग से नजर आ रहा है। ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि आप सेमीकोलन यूज करो, कंफ्यूजन दूर होती है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि हमें सेमीकोलन के बगैर लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, या अगर सिंगल लाइन है तो चल जाती है। अब ये हुई प्रॉपर्टीज। दूसरी चीज नोट ये करने की है कि मैंने कलर H1 के साथ भी लगाया, कलर पैराग्राफ के साथ भी लगाया, दोनों पे अप्लाई हो गया। बैकग्राउंड मैंने H1 के ऊपर भी दिया, वही बैकग्राउंड मैंने बॉडी के ऊपर भी दिया, दोनों पे अप्लाई हो गया। मतलब ये हुआ कि CSS में अब हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज हर टैग पे अप्लाई हो जाती है, वो सेम प्रॉपर्टीज हर टैग पे अप्लाई हो जाती है। इसीलिए हमने कहा कि CSS के 3 बेसिक हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, सेलेक्टर्स, हाउ टू यूज CSS 3 तरीके से, और फिर उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू। बस ये 3 उसके बेसिक स्ट्रक्चर है। ये 3 चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि यार अच्छा CSS को ये 3 बेसिक्स हैं, सेलेक्टर कौन सा यूज करना है मैंने, CSS का इस्तेमाल कैसे करना है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, और फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू का सिंटैक्स है, बस। अब आगे की जो गेम है ना, वो हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं, यार कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं जब मेरा कर्सर इसके ऊपर मूव हो तो एनिमेशन हो। अच्छा ये कैसे होगा, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी जो पहले होवर इफेक्ट उठाएगी। तो हमने होवर के लिए पढ़ा था, सूडो क्लास आता है होवर का, हमने कहा अच्छा। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कर देता हूं, मैंने कहा रखे पैराग्राफ कॉलन HOVER, होवर आ गया हमारे पास, और इस ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, ये हमारे पास सूडो क्लास आ गई होवर की। फिर इसके अंदर अब मुझे कौन सी एनिमेशन की मैं प्रॉपर्टी ट्रिगर करना चाह रहा हूं, तो मुझे अब एनिमेशन की कुछ एट्रीब्यूट्स ढूंढने होंगे, सॉरी एनिमेशन की प्रॉपर्टीज ढूंढनी होंगी। बस इस तरह से पूरी CSS करो, और ये हमें सारी प्रॉपर्टीज याद भी नहीं रखनी, याद रहती भी नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन जो है जैसे फॉन्ट, कलर, पैराग्राफ, बॉडी, मार्जिन वगैरह वगैरह, वो हमारे पास वैसे इतनी यूज होती है कि ज़हन-नशीन हो जाती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड। ठीक है, चलें, अब ये चीज रही यहां तक। अब आ जाते हैं वापस मैनुअल के अंदर। तो ये मेरा पहला टास्क इस तरह से मुझे कंप्लीट करना है। मैंने ऑलरेडी कोड को यहाँ पे आपका दे दिया HTML, CSS आपने इसकी लिखनी थी। इसी तरीके से टास्क नंबर 2 पर आए, अगेन सेम चीज, अब इसको दोबारा से किया। दिस टाइम मैंने कहा कि यार मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए, वही चीज है, सेम कोड को कॉपी पेस्ट करो, थोड़ी CSS चेंज करनी है। आइडिया अगेन जस्ट गेटिंग इनटू प्रैक्टिस ऑफ डूइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वही मैथमेटिक्स वाली लॉजिक है, जितने ज्यादा सॉल्व करोगे छोटे छोटे सही सही, बट इट विल जस्ट गिव यू अ हैबिट ऑफ डूइंग सम कोडिंग और चेंजिंग करते जाए। इसी तरीके से आ जाते हैं हम टास्क नंबर 3 के अंदर। अब मैंने लिख दिया कि यार बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हेडिंग और पैराग्राफ का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अप्लाइंग CSS टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ H1 H2 पैराग्राफ और बॉडी, वही जो पहले कर आए। अब की बार मैंने आउटपुट नहीं दी, अब की बार मैंने थोड़ी अंग्रेजी लिख दी है। फिर मैंने कहा कैसे करना है, तो ओपन HTML फाइल, CSS फाइल क्रिएट करो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग 2 बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, बॉडी बनाओ, इसको अपने CSS से चेंज करना है। थोड़ी सी आइडिया हो गया क्या करना है। इसी तरह टास्क 4 है, टास्क 5 है, एज यू गो प्रोग्रेस यू विल फाइंड के क्या करना है। ये डू ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, मोस्टली ये चीजें फिर मैं क्लास में कल और परसों 2 दिन में और सॉल्व कराता जाऊंगा ताकि चीजें और क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, बाय द एंड होपफुली वी शुड बी एबल टू क्रिएट फ्यू मेन्यूज, लिंक्स, और इसमें मोस्टली ऐसा है कि मैंने अक्सर जगहों पे CSS ऑलरेडी लिख दी है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सिस्टम क्रिएट करना है, वेब पेज का लेआउट, इसकी CSS एक्चुअली मैंने सॉरी इस वाले एंकर लिंक्स की, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल बार लिंक, अगर ये क्रिएट करनी है मैंने CSS ऑलरेडी लिख दी है। आपका काम है HTML लिख के CSS पे अप्लाई करना, और बाकी की सेटिंग अगर आप करना चाहें तो CSS के कोड ऑलरेडी मिलेगा। अगेन यहाँ पे देखो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यूज हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट ये बनाई हुई है, उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव 4 पे मुझे ये मेन्यू बनाना है, CSS मैंने ऑलरेडी लिख दी है। मुझे ये वाला मेन्यू बनाना है, CSS ऑलरेडी हमने लिख दी। We will demonstrate that how we do that. So idea is you try to solve this as much as you can so we can create the components. ठीक है, any question, any confusion up till this point? चलें जी, yes बच्चा। नहीं 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 नहीं, जब हम मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम डू मेक इट अ हैबिट कि उसकी जो फर्स्ट होम पेज है उसको हमेशा हम index.html करके नाम देते हैं। ये HTML की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सर्वर की रिक्वायरमेंट है कि जब आप वेबसाइट सर्वर पे होस्ट करते हैं
तो सर्वर को पहली फाइल का नाम इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। एक्सटेंशन डॉट पीएचपी भी एक्चुअली हो सकती है, डॉट एएसपी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन डॉट एचटीएमएल क्योंकि हम यूज कर रहे हैं डॉट एचटीएमएल रखेंगे, लेकिन इंडेक्स लफ्ज होना लाजमी। ये सर्वर की रिक्वायरमेंट है फॉर द फर्स्ट फाइल, सीएसएस की कोई नहीं है, क्योंकि सीएसएस को मैं लिंक करके एचटीएमएल के अंदर बताऊंगा कि कौन सी सीएसएस आपने लोड करनी है, तो वहां हम बताते हैं कि यार ये वाली सीएसएस होनी चाहिए। कॉमन प्रैक्टिस है स्टाइल लफ्ज यूज किया जाता है, स्टाइल डॉट सीएसएस, माई सीएसएस स्टाइल, माई स्टाइल, इस तरह से करके, ताकि मीनिंगफुल नाम बने। नाम यूजुअली हम मीनिंगफुल देने की कोशिश करते हैं, तो नाम कोई भी दे दें, डॉट सीएसएस करके एक्सटेंशन आ जाए, ठीक है। सो डोंट वरी, अगेन कल वी विल ट्राई टू कंटिन्यू एंड विल ट्राई टू मेक मोर सिमिलर टास्क्स, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करेंगे और फिर कुछ